गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माई चैनल बायोलॉजी विद शीतल मैम। हमने अभी तक एमटीपी तक कर लिया था 12th क्लास की बायो में। हम कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, और यहाँ पर हमने आज करना है एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। एमटीपी हम कर चुके हैं, यहाँ तक हम कर चुके हैं बिल्कुल अच्छे से। अगर आपने मेरी वीडियोज़ को नहीं देखा तो मेरे चैनल पर वीडियोज़ हैं, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ हम कर रहे हैं, एमटीपी तक हमने कर लिया था। आज हम करेंगे एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। ये क्या होती हैं और कैसे क्या इसके, क्योंकि इसमें ये इसलिए पढ़ाई जाती है क्योंकि हमें इसके बारे में पता रहना चाहिए सभी बच्चों को। और क्या होता है कि पूरी लाइफ लॉन्ग जर्नी होती है, इसमें ही पता चलता है, इसीलिए हमें इसकी नॉलेज होनी चाहिए। और दूसरी बात कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, किसी भी एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं आराम से। तो पढ़ते हैं हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ और इन्फेक्शंस विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्सुअल इंटरकॉर्स और कलेक्टिवली कॉल्ड द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। ऐसी डिजीज़ जो सेक्सुअल इंटरकॉर्स करते टाइम हम मतलब ट्रांसफ़र हो जाए उसको हम कहते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। मतलब जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तब जो डिजीज़ होती है वो ट्रांसमिट हो रही है, इसको हम इसलिए इसका नाम दिया गया है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। इसमें बोला गया है। और वेनरल डिजीज़ और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन, इसके 3 नाम दिए गए हैं, एसटीडी, आरटीआई और वीडी। वेनरल डिजीज़, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ऐसी डिजीज़ जो यहाँ से मतलब सेक्सुअल ऑर्गन से ट्रांसमिट होती हैं। यहाँ पे देखना, गोनेरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्पस, क्लेमिडाइसिस, जेनिटल वॉर्स, trichomoniasis, hepatitis B, and of course the most discussed section in the recent years, HIV leading to AIDS are some of the common STDs। ये कुछ STDs के एग्जाम्पल्स थे जिनमें से मेन कॉमन है HIV, जो मतलब काफ़ी इसके बारे में आपने सुना भी होगा। अमॉन्ग दिस HIV इन्फेक्शन इज़ मोस्ट डेंजरस। आपने सुना है कि HIV सबसे ज़्यादा डेंजरस है, खतरनाक है। ओके, अभी हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 8 में, अभी तो नहीं है इसमें यहाँ पे। Some of these infections like hepatitis B, HIV can also be transmitted by sharing of injection needles, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ये बोलते हैं कि ये ऐसी डिजीज़ें होती हैं हेपेटाइटिस बी और HIV जो कि नीडल्स से, जो डॉक्टर यूज़ करते हैं नीडल्स इंजेक्शन में, उनसे भी ट्रांसफ़र हो जाती हैं। इसीलिए बोलते हैं कि जो नीडल्स होती हैं उनको चेंज करते रहना चाहिए। हर पर्सन टू पर्सन कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए सेम नीडल को, उसको डिस्ट्रॉय करके नई नीडल यूज़ करनी चाहिए। विद इन्फेक्टेड पर्सनस, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड और फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू द फिटस। ये बोलते हैं कि ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, अगर ब्लड का ट्रांसफ़र हो रहा है कि इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में, तो भी उसको भी HIV ट्रांसफ़र हो जाता है। और एक मदर से फीटस में भी चला जाता है। अगर मदर को HIV है तो बच्चे में भी आ ही जाता है, अगर बच्चे वो प्रेग्नेंट लेडी है तो। यहाँ पर देखिए, एक्सेप्शन फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्प्स एंड HIV इन्फेक्शन, अदर डिजीज आर कम्प्लीटली क्यूरेबल इफ़ डिटेक्टेड एयरली। ये बोलते हैं कि हेपेटाइटिस बी को छोड़ के ये जो और डिजीज होती है ये सब ठीक हो जाती हैं अगर उनको पहले ही पता कर लिया जाता है एंड ट्रीटेड प्रॉपरली, और उनका ट्रीटमेंट अच्छे से किया जाए तो वो ठीक हो सकती हैं। एयरली सिम्टम्स ऑफ मोस्ट ऑफ दीज आर माइनर एंड इंक्लूड इचिंग। मतलब इनका क्या होता है कि माइनर इन्फेक्शन रहता है और ईचिंग जैसी शिकायत आती है, फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, स्लाइट पेन रहता है, स्वेलिंग होती है, एटसेट्रा। इन द जेनिटल रीजन, इन्फेक्टेड फीमेल में ऑफन बाय एसिम्प्टोमेटिक एंड हैंस मे रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग टाइम्स, एब्सेंस ऑफ लेस और लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम्स इन द अर्ली स्टेज ऑफ इन्फेक्शन। ये बोलते हैं कि जो फीमेल्स के अंदर होता है ये, मतलब अगर हमने सिम्टम्स नहीं देखने को मिलते हैं ज़्यादातर, क्या बोलते हैं कि अनडिटेक्टेड होता है, इनका पता नहीं चलता, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक इनका हमें पता ही नहीं चलता कि ये लेडीज़ के अंदर होती हैं। तो दिस कुड डू लीड टू द कॉम्प्लिकेशन लेटर। इसके बाद ये क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन मतलब बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है इसकी वजह से। विच इंक्लूड पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, जिसकी वजह से कौन सी डिजीज़ है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, अबॉर्शन भी हो जाता है, स्टिल बर्थ्स, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज हो जाती हैं, इनफर्टिलिटी और इवन कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, जिसकी वजह से कैंसर भी हो सकता है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में। एसटीडी आर मेजर थ्रेट टू द हेल्दी सोसाइटी। एसटीडी एक मेजर प्रॉब्लम है सोसाइटी के लिए। देयर फॉर प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ दीज डिजीज आर गिवन प्राइम कंसिड्रेशन। जिसकी वजह से हमने देखा है कि जो पहले तो प्रिवेंशन ज़रूरी होता है, उसके बाद डिटेक्शन हो, अगर हो जाए तो डिटेक्शन करो, उसका पता करो और फिर उसका ट्रीटमेंट करवाओ, सबसे बेटर इसका यही रहता है। द रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम थ्रू ऑल द पर्सन्स आर अनवलेबल टू दीज infections. Their influence are reported to be very high among persons in the age group 15 to 24
ईयर्स द एज ग्रुप टू विच यू ऑल्सो बिलोंग। मतलब ये ना 15 to 24 ईयर्स की जो एज होती है ना, इसमें ज़्यादातर देखने को मिली है। ऐसे मतलब 15 से 24 साल के बारे में ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। देयर इज़ नो रीजन्स टू पैनिक। आपको मतलब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज प्रिवेंशन इज़ पॉसिबल, क्योंकि प्रिवेंशन है, अभी भी पॉसिबल है। वन कुड बी free of these infections by following the sample principle given below. Avoid sex with अननोन पार्टनर। कभी भी किसी के साथ भी सेक्स ऐसे ही नहीं करना चाहिए अगर हम नहीं अगर और ऑलवेज यूज़ कॉन्डम्स ड्यूरिंग कोइट। हमेशा कॉन्डम का यूज़ करें कोइटस करते हैं इसमें। इन केस ऑफ डाउट वन शुड गो टू द क्वालिफाइड। अगर आपको डाउट है कि आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, पता करना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है और कैसे क्या हुआ है, तो ही आप इसके बारे में अच्छे से पता कर सके, उसके बारे में ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। आगे टॉपिक है हमारा इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी में क्या बताया गया है? ए डिस्कशन ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज इनकम्प्लीट विदाउट ए मेंशन ऑफ द इनफर्टिलिटी। ये बोलता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को डिस्कस करते टाइम अगर हमने इनफर्टिलिटी को छोड़ दिया है तो वो अधूरा है। अगर इनफर्टिलिटी ही हमने इंक्लूड नहीं की तो उसका कोई क्या फ़ायदा है। आगे देखते हैं हम। ए लार्ज नंबर ऑफ कपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग द इंडिया आर इनफर्टाइल। हमने देखा कि बहुत ज़्यादा कपल्स ऐसे होते हैं जो इनफर्टाइल हैं, जो फर्टाइल नहीं हैं, जो बच्चे को जन्म नहीं दे सकते हैं। दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस द चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल और कोहैबिटेशंस। मतलब ऐसे कपल्स जो बच्चे को जन्म नहीं दे सकते हैं वो इनफर्टाइल होते हैं। द रीजन फॉर दिस कुड बी मैनी फिजिकल, कॉग्निशनल डिजीज, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल और इवन फिजियोलॉजिकल। इसके काफ़ी प्रॉब्लम्स, ये कई रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि फिजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को डिजीज़ हो सकती है, कोई ड्रग लेता होता है, या फिर इम्यूनोलॉजिकल या फिर इवन फिजियोलॉजिकल कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। इन इंडिया में ऑफन द फीमेल्स इज़ ब्लेम्ड फॉर द कपल बीइंग चाइल्डलेस। अब इंडिया में देखा गया है कि जब बच्चा नहीं होता है किसी कपल को तो फीमेल को ज़्यादातर उसके लिए ब्लेम किया जाता है। बट मोर ऑफन देन नॉट द प्रॉब्लम लाइज इन द मेल पार्टनर, स्पेशली हेल्थ केयर यूनिट्स। मतलब ये बोला जाता है कि ये नहीं है कि फीमेल के अंदर ही ये प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा होता है कि दोनों पार्टनर्स को ही हो सकती है, किसी को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो दोनों को ही चेकअप कराना चाहिए अच्छे से और उसके बारे में पता करना चाहिए कि किस में क्या प्रॉब्लम है, और तब जाके ट्रीटमेंट करवा के ये चीज़ें ठीक कर सकते हैं हम। स्पेशल टेक्निक्स कॉमनली नाउन एज द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। यहाँ पे देखना है कुछ टेक्नोलॉजी से ये टेक्नोलॉजी आई है जो इसके बारे में अच्छे से पता कर सकती है, करेक्शंस बता सकती है कि क्या प्रॉब्लम आई है और किस में कैसे क्या सॉल्यूशन हो सकता है। आगे देखते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। जो फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है उसको हम कहते हैं आउटसाइड द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। सिमिलर कंडीशन इन दैट ऑफ द बॉडी। ऐसी कंडीशन देना जो बॉडी के अंदर होती है वही कंडीशन बाहर देकर हम बाहर फर्टिलाइजेशन करवा दे गैमेट्स का, फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। किसको देख के? एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की वजह से इज़ वन ऑफ द सबसे मेथड, एक अच्छा मेथड रहता है। इन दिस मेथड पॉपुलर नाउन एज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा मतलब एक प्रोग्राम है जिसको बहुत फेमस भी है, जो टेस्ट ट्यूब बेबी, वन फ्रॉम द वाइफ एंड डोनर फीमेल एंड स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड। देखिए क्या करते हैं कि जो फीमेल है यानी वाइफ है उससे ओवर ले लेते हैं, और जो हस्बैंड है या फिर मेल पार्टनर है उससे स्पर्म ले लेते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं, इंक्लूड टू फॉर्म जाइगोट, और वो क्या करते हैं उनका फर्टिलाइजेशन करवा के जाइगोट बना देते हैं। अंडर सिमुलेटेड कंडीशन इन द लेबोरेटरी, लैब के अंदर जाइगोट और ईयरली एम्ब्रियोज अप टू 8 ब्लास्टोमर्स। जब जाइगोट डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो के अंदर 8 ब्लास्टोमर्स वाली कंडीशन आ जाती है, कुड बी देन ट्रांसफर्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब। तब क्या करते हैं उस ब्लास्टोमर को, एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कर देते हैं मेल फीमेल की बॉडी के अंदर, जो फैलोपियन ट्यूब के अंदर। इसको हम क्या बोलते हैं? जिफ्ट, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। एंड एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमर्स इनटू द यूट्रस। और जब 8 से ज़्यादा मतलब 8 से ज़्यादा कंडीशन आ जाती है, 8 ब्लास्टोमा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाती है एम्ब्रियो की, तो हम उसको यूट्रिन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, यूटेराइन में, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र टू कंप्लीट द इट्स फर्दर डेवलपमेंट। उसकी जो डेवलपमेंट होती है उसको कंप्लीट करने के लिए अब हम उसकी बॉडी के अंदर डाल देते हैं, फीमेल की बॉडी के अंदर। एम्ब्रियो फॉर्म्ड बाय इन वीवो फर्टिलाइजेशन। अब क्या होगा? जो डेवलपमेंट होगी वो बॉडी के अंदर होगी, उसको हम क्या कहेंगे? इन वीवो फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स विद इन द फीमेल also could be used to such transfer to assist those females we cannot conceive। क्या करते हैं कि ये उसके लिए ज़्यादातर अच्छे रहते हैं जो फीमेल्स कंसीव नहीं कर पाती हैं, जो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं। ट्रांसफर ऑफ एन ओव्यूम कलेक्टेड फ्रॉम ए डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब जिफ्ट
of another female who cannot produce one but can provide suitable environment for fertilization and further development is another method attempted। ये बोलते हैं कि जब गैमेट ट्रांसफर, जब हमने क्या किया कि जो फेलोपियन ट्यूब में हमने ओव्यूम को डाल दिया है, क्या होता है कि जो उसके अंदर वो ऐसा सूटेबल इन्वायरमेंट तो दे सकती है कि वो डेवलपमेंट हो सकती है ओव्यूम की, और वहाँ पर उसकी बॉडी में वो रह सकता है अच्छे से। लेकिन वो क्या था कि वहाँ पर उसके डेवलपमेंट हो जाएगी, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा था, कंसीव नहीं कर पा रही थी। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन इज अनदर ऐसा स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन द लेबोरेटरी इन विच स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओव्यूम। क्या बोलते हैं कि ये एक ऐसा मेथड है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जहाँ पर स्पर्म को लेते हैं और डायरेक्ट हम क्या करते हैं, हम ओव्यूम के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं उसका फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए। इनफर्टिलिटी केसेस आइदर ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ द मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट टू द फीमेल और ड्यू टू वेरी लो स्पर्म काउंट्स इन द इजैकुलेट। ये बोलते हैं कि ज़्यादातर ये देखने को मिलते हैं जो मेल पार्टनर होता है वो अपने स्पर्म को फीमेल बॉडी के अंदर अच्छे से मतलब इंसेमिनेट नहीं कर पाता है, और या फिर उसके जो स्पर्म काउंट होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। कुड बी करेक्टेड बाय, ये ऐसा कि ये ठीक कैसे हो सकता है, बाय द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक होती है, उससे ये प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। इन दिस टेक्निक, इस टेक्निक में क्या होता है, द सीमेन कलेक्टेड आइदर फ्रॉम द हस्बैंड और हेल्दी डोनर, क्या करते हैं चाहे तो वो हस्बैंड से ले लिया जाता है स्पर्म, या फिर किसी और डोनर से लेकर बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है, वेजाइना के अंदर डाल दो इनटू द यूटेरस, और इसको क्या कहते हैं इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन ऑफ द फीमेल। थ्रोट ऑप्शंस और मैनी ऑल दिस टेक्निक्स रिक्वायर एक्सट्रीमली हाई प्रेशंस हैंडलिंग बाय स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल। मतलब ये बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल जो डॉक्टर होते हैं उन्हीं से करवाना चाहिए, ये उन्हीं से ही अच्छे से मतलब ये काफ़ी अच्छे से डेवलपमेंट करवा देते हैं। ऑब्वियसली ओवर बेनिफिट्स इज़ अवॉइडेबल ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल। मतलब ये काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, काफ़ी खर्चा होता है, इसलिए कुछ ही ऐसे होते हैं कि ज़्यादातर पुअर पीपल्स इसको मतलब नहीं कर पाते हैं। अभी यह देखिए इमोशनल, रिलीजियस एंड सोशल फैक्टर आल्सो डिटरमाइन इन द अडॉप्शन ऑफ दीज मेथड। यहाँ पे देखिए इमोशनल, रिलीजियस और सोशल फैक्टर्स भी देखे गए हैं जो इस मेथड को अप्लाई नहीं करने देते या फिर नहीं यूज़ करते हैं ज़्यादातर। यहाँ पर इसमें इतना ही बताया गया है, अगर आपको करना है तो ये डिटेल में इतना ही है, मेन इंपॉर्टेंट यहाँ तक ही था। और अभी हमने देखा समरी आ गई है, आप इसको पढ़ सकते हो। और आगे देखते हैं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसको मैं आगे डिटेल में करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल विच इज़ बायोलॉजी विद शीतल मैम। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।